हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज अपना पार्ट है दूसरा, संघर्षकालीन भारत, जिसमें 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का उल्लेख हम पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले देखो, एक ग्रंथ का नाम आता है फुतूह अल बुल्दान। ये एक रचना है। इस रचना में हमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि भारत पर एक आक्रमण हुआ। यह आक्रमण किसके माध्यम से किया गया? अरब प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 636 ईस्वी में। और कौन से स्थान पर किया गया? तो ठाणे नामक स्थान पर किया गया। इस ग्रंथ में पहले अरबी आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जो कि पूरी रूप से क्या हुआ? असफल रहा। ये सफल नहीं हो सका, तो असफल रहा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में 17 युद्ध होते हैं और इनमें 16 युद्धों में कौन हार जाता है? मोहम्मद गोरी हार जाता है। 16वां जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तराइन क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में कौन हार गया? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तो जीत गए और मोहम्मद गोरी हार गया। इसके बाद में वापस से मोहम्मद गोरी ने तैयारी की युद्ध जीतने की, और अगले ही साल 1192 ईस्वी में दोनों के मध्य में वापस एक युद्ध हुआ। तराइन प्रदेश में हुआ, इसलिए इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी युद्ध जीत गए। अब पृथ्वीराज चौहान उस समय किस क्षेत्र पर अपना शासन करते थे? तो अजमेर और दिल्ली जो था वो किसके अधिकार में था? पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में था। जैसे पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं तो अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र किसके अधिकार में आ जाता है? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया किस पर? दिल्ली पर। अब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर तो अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वापस ही अपने गौर प्रदेश चले जाते हैं और इस दिल्ली पर एक व्यक्ति को, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की राजगद्दी सौंप करके मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो देखो, समय माना गया 1206 से लेकर के 1526 तक। इस दिल्ली पर कुछ वंशों ने अपना अधिकार किया। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। 1206 से लेकर के 1290 तक इसने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित रखा। फिर गुलाम वंश के जाने के बाद में अगला वंश आ जाता है खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर के 1320 तक स्थापित रहा। खिलजी वंश के जाने के बाद में तुगलक वंश स्थापित होता है, और तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली में 1320 से लेकर के 1414 तक रहती है। तुगलक वंश के बाद में आता है सैयद वंश, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। सैयद वंश के जाने के बाद में अगला जो अंतिम वंश आता है वो आता है लोधी वंश, और ये 1451 से लेकर के 1526 तक दिल्ली पर अपना अधिकार रखता है। तो हमने मुख्य रूप से कितने वंशों की बात की? 5 वंशों की बात की, जिन्होंने किस पर अपना अधिकार रखा? दिल्ली पर अपना अधिकार रखा। अब सबसे पहले हम पहला जो वंश है गुलाम वंश, उसकी बात करेंगे। तो देखो, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर जिस वंश का शासन स्थापित रहा उसको गुलाम वंश कहा गया। इसके 2 अन्य नाम भी मिलते हैं। एक तो इसको यामिनी वंश भी कहा जाता है और दूसरा इसको इलबरी वंश भी कहा जाता है। तो इसके मुख्य रूप से 3 नाम थे, यामिनी वंश, इलबरी वंश या गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है दिल्ली में, और 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली पर जिस वंश का शासन रहा उसको गुलाम वंश कहा
गया। इसमें पहले शासक आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने बात की थी कि मोहम्मद गोरी का एक सेनापति किसका था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में दिल्ली पर अधिकार हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1206 में इसने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है कि ये लाखों का क्या किया करता था? दान। तो लाखों रुपए का दान देने के कारण इसे क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। इसने अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाया? लाहौर को। तो लाहौर से अपने शासन को ये शुरू करता था, लाहौर से शासन संचालित करता था। तो राजधानी किसको बनाई? इसने लाहौर को बनाया। इसने देखो एक इमारत बनाई जिसको क्या कहा गया? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का इसने करवाया निर्माण। और ये जो कुतुब मीनार थी इसकी मुख्य रूप से कितने मंजिल थी? 5। कुतुब मीनार की कितनी मंजिल थी? 5 मंजिल थी। तो कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण तो किसने करवा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई मृत्यु। तो उसके बाद में इसकी जो अन्य जो 4 मंजिल थी उसका निर्माण करवाए थे इसके बाद में आने वाले जो शासक, इसके दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से करवाया गया। अब ये कुतुब मीनार का जो नाम था वो किसके नाम पर रखा गया? तो इनके एक संत थे, तो सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये जो इनके गुरु थे उनके नाम पर इस कुतुब मीनार का नाम रखा गया। 1210 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1210 में क्या हो गई? मृत्यु। क्या खेल रहे थे? तो चौगान खेल रहे थे। चौगान का मतलब है पोलो। तो घोड़े के ऊपर बैठ करके गेम खेला जाता है जिसे पोलो या चौगान कहते हैं। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए और गिरने से इन्हें चोट लगी, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और 1210 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में उसके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। तो 1210 में किसकी मृत्यु हो गई थी? 1210 में मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1210 से लेकर के 1236 तक दिल्ली पर अधिकार रखा किसने? इल्तुतमिश ने। तो 1210 में इनका राज्यारोहण हुआ, दिल्ली पर ये सुशोभित हो गए। इन्होंने देखो ज़्यादा कुछ विशेष कार्य नहीं किया। एक तो 1223 में इन्होंने मालवा क्षेत्र है, ठीक है, अपने राजस्थान के दक्षिण में नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? मालवा प्रदेश। तो उस मालवा प्रदेश पर इन्होंने आक्रमण करके एक दुर्ग को जीता जिसका नाम था भिल्ला। तो भिल्ला दुर्ग को इन्होंने जीता कब? 1223 में। इसका मतलब कि ये मालवा प्रदेश पहले राजस्थान में आता था, तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से पर इन्होंने आक्रमण किया और भिल्ला दुर्ग को जीता। इसके बाद में एक काम इन्होंने और किया था कि 1226 में, तो 23 के बाद में कितने साल बाद में? 3 साल बाद में इन्होंने 1226, तो 1226 में इन्होंने रणथंभौर को भी अपने अधिकार में किया। तो अपने सवाई माधोपुर में पड़ता है कौन? रणथंभौर। तो रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण करके रणथंभौर को भी जीत लिया। तो इस प्रकार से दो तो इनके संघर्ष की बात करें, एक इन्होंने 40 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया। कितने व्यक्तियों का संगठन बनाया? 40 व्यक्तियों का संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्की व्यक्ति थे, तुर्की सरदार थे, तुर्की व्यक्ति थे। ऐसे 40 व्यक्तियों का इन्होंने एक संगठन बनाया।
इल्तुतमिश के जाने के बाद में इनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी रजिया जो है वो शासक बने, सुल्तान बने। तो इल्तुतमिश के बाद में अगले जो शासक बनते हैं रजिया सुल्तान। 1236 में इन्होंने शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये प्रथम महिला शासक बनी। तो पहली जो महिला शासक बनी दिल्ली सल्तनत में कौन बनी? रजिया सुल्तान। इन्होंने विवाह किया, किससे किया? मलिक जमालुद्दीन याकूत। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत से इन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ये कहाँ के थे जमालुद्दीन याकूत? अबिसिनिया। अबिसिनिया एक देश था, उस देश के व्यक्ति थे जमालुद्दीन याकूत। इनसे विवाह कर लिया और इन्हें एक पद दिया, अपने साम्राज्य में, अपने शासन में एक पद दिया, अमीर अखूर। और ये पद होता है अश्वशाला का प्रधान, कि घोड़ों का रहने का जो स्थान है उसकी जिम्मेदारी दी गई किसको? मलिक जमालुद्दीन याकूत। इनसे विवाह कर लिया, इन्हें पद दे दिया। उसके बाद में इनकी हत्या हो गई, जमालुद्दीन याकूत की हत्या हुई। तो उसके बाद में इन्होंने अल्तुनिया से विवाह किया। किसने? रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब रजिया सुल्तान के जो सरदार थे वो इससे खुश नहीं थे, तो वो तुर्की सरदार ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। कब? 1240 ईस्वी में। तो एक प्रकार से रजिया सुल्तान जैसे पुरुष वर्ग रहते हैं वैसे ही रहने लगी, कुबा और कुला है पहनने लगी थी, जिस प्रकार से पुरुष पहनते हैं। तो कोट और टोपी पहन करके दरबार में आने लगी, जो कि तुर्की सरदारों को पसंद नहीं था। तो रजिया सुल्तान की हत्या हुई 1240 ईस्वी में। और रजिया सुल्तान के बाद में दिल्ली सल्तनत पर कुछ व्यक्तियों ने शासन किया, जो कि लंबा समय नहीं रहा। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हुई। उसके बाद में बहराम शाह शासक बने 1240 से लेकर 1242 तक। बहराम शाह के बाद में बने मसूद शाह। तो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक मसूद शाह ने शासन स्थापित किया। मसूद शाह के बाद में आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद जो थे उन्होंने 1246 से लेकर 1265 तक दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन शासक बनते हैं दिल्ली के, और 1265 से लेकर 1286 तक दिल्ली पर अपना अधिकार किसने रखा? बलबन ने रखा। इनका बचपन का नाम था, शासक बनने से पहले इनको क्या बोला जाता था? उलूग खां। तो शासक बनने से पहले इनको बोला जाता उलूग खां। बाद में ये बलबन के नाम से शासन स्थापित करते हैं। 40 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया था। किसने बनाया था? 40 व्यक्तियों का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्की व्यक्तियों का संगठन बनाया उसमें कौन थे? उलूग खां भी थे, गुलाम थे। तो गुलाम होने के बाद में जब ये शासक बने तो इन्हें डर लगा कि कहीं मुझे वो सम्मान प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे दीवाने आरिज, एक इन्होंने विभाग का पुनर्गठन किया, उसको वापस से अच्छा बनाने का प्रयास किया। तो दीवाने आरिज का उन्होंने पुनर्गठन किया। और ये दीवाने आरिज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। तो सैन्य विभाग का तो इन्होंने पुनर्गठन किया। और क्या कार्य किया इन्होंने? सिजदा और पाबोस प्रथा इन्होंने शुरू की। उसका मूल कारण ये था कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जनता जो है वो मुझे ज़्यादा महत्व नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैं 40 तुर्की जो व्यक्ति थे जिनका एक संगठन था चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी, उसका सदस्य मैं शासक बनाऊं तो मुझे वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा जो राजा को प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, एक प्रथा शुरू की, जिसको सिजदा और पाबोस प्रथा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सम्राट के सामने जैसे ही आप आते हो तो झुक कर के सम्राट को क्या करें? सलाम करें। फिर धीरे धीरे सम्राट के पास जाओ और उसके जो पैर हैं
उनको आप चूमें। तो इस प्रकार से इस प्रथा के माध्यम से वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने एक नीति अपनाई, लौह और रक्त की नीति। इस लौह और रक्त की नीति में उन्होंने क्या किया कि जो भी बलबन का विरोधी था उस पुरुष वर्ग की तो उन्होंने क्या कर दी, हत्या। कि बलबन का जो भी विरोधी था उन सभी का दमन करने के लिए जितने भी पुरुष इसके विरोधी थे उनकी तो इन्होंने हत्या कर दी, और उनके बच्चे और स्त्रियों को उन्होंने क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। तो इस प्रकार से बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। तो सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने अपनाई। एक इन्होंने सिद्धांत दिया, राजत्व सिद्धांत। ये राजत्व सिद्धांत क्या होता है, तो देखो ये सिद्धांत ये कहता है कि राजा जो भी होता है वो राजा ईश्वर का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। कि राजा हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है, ईश्वर कुछ विशेष व्यक्तियों को ही राजा बना करके भेजता है। तो राजा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। हर कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। राजा चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, तो राजा कोई भी हो, तो राज सिंहासन पर जो भी व्यक्ति बैठा हो, जनता क्या करेगी, उसके प्रत्येक आदेश का क्या करे, पालन करे। तो राजा जो भी आदेश दे उस आदेश का पालन किसको करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। जनता राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करे, तो राजा को सम्मान की दृष्टि से देखे, उसका विरोध नहीं करे। तो सामान्य जनता में राजा के गुण नहीं हो सकते हैं, कुछ व्यक्तियों में राजा के गुण होंगे, और राजा बनाया जाएगा किसके माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से। तो पृथ्वी पर या धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कौन होता है, राजा होता है। और राजा का सम्मान कौन करेगी, जनता करेगी। तो प्रत्येक आदेश का पालन जनता के माध्यम से करना चाहिए। यही सिद्धांत कौन सा था, राजत्व सिद्धांत। इसे देवीय सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, देवीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राज्य के निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, उसमें देवीय सिद्धांत वैसा ही है जैसा कि कौन है, राजत्व सिद्धांत। ये सभी कार्य इसने किस प्रकार से किया, ये सभी कार्य करने का मूल उद्देश्य ये था कि जनता शासक को, चाहे वो गुलामी क्यों ना हो, उसे सम्मान की दृष्टि से देखे। इसलिए इन्होंने राजत्व सिद्धांत दिया। अब इसके बाद में बलबन के बाद में आगे आने वाले जो शासक बने वो कौन बने, क्यूमर्स। तो क्यूमर्स अंतिम शासक थे किसके, गुलाम वंश के। और इस क्यूमर्स की हत्या कर दी किसने, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या की कब, 1290 में। और हत्या करके गुलाम वंश का तो इन्होंने अंत कर दिया और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके एक नए वंश दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की। Please subscribe YouTube channel, share and like it.